गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड ईयर की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। अभी तक हम इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, एडल्ट बनता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स पाए जाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। तो ये हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मानव कल्याण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण, मानव कल्याण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा विकृति जन्य, कैंसर, जीर्णता, पेस्ट कंट्रोल, क्लोनिंग आदि को समझने में सहायता मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं टीरेटोजेनेसिस। मनुष्यों में 2 से 3% बच्चे विरूपित पैदा होते हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई असामान्यताएँ पाई जाती हैं। पहले माना जाता था ये विरूपताएँ किसी देवीय दोष, दैत्य या अन्य धार्मिक वैधार्मिक कारणों से होती है। लोगों में गलत भावनाएँ थी कि इनका कारण ये देवी प्रकोप होता है। लेकिन ये पाया गया है कि गर्भवती स्त्रियां यदि कुछ औषधियों का सेवन करें तो ये औषधियाँ उनके गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को विकृत बना सकती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम जर्मनी में 1960 के दशक में थैलिडोमाइड औषधि के प्रयोग उपरांत बिना भुजाओं वाले बच्चे या कम विकसित भुजाओं वाले बच्चे पैदा हुए। अन्य विरूपक का कार्य करने वाले जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ, सिगरेट, एल्कोहल, मॉर्फिन, हेरोइन, ये सब जो हैं टीरेटोजेंस कहलाते हैं, जो कि पलते हुए भ्रूण को कोई ना कोई असामान्यताएँ पैदा करते हैं या उनमें कोई ना कोई विकृति पैदा करते हैं। अनेक संक्रामक रोग जनक जैसे रूबेला, सिफिलिस, पोलियो, वायरस आदि प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वर्णांधता या बहरेपन के एक लक्षण पैदा हो जाते हैं। गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में संक्रमित आलू का सेवन करने से स्पाइना बाइफिडा युक्त बच्चे पैदा होते हैं। आज मानव द्वारा निर्मित अनेक विरूपक औषधियों के रूप में, जैसे विकिरणों के रूप में या पोल्यूटेंट के रूप में वातावरण में उपस्थित होते हैं, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको विरूपित करते हैं। अतः नई औषधियों के प्रचलन से पहले इनका विभिन्न तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। दूसरा है कैंसर। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को छोड़कर सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है। जैसे अस्थिल कोशिकाओं में 15 से 20 वर्ष पश्चात, यकृत कोशिकाओं में 8 महीने पश्चात, वृक्क कोशिकाओं में 3 सप्ताह पश्चात, आंत कोशिकाओं में 5 दिन के पश्चात नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, यानी कि पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती हैं और उनकी जगह नई बनती रहती हैं। इस प्रकार नई कोशिकाओं के निर्माण तथा कोशिका की मृत्यु के मध्य एक साम्य बना रहता है। जितनी कोशिकाएं मरती हैं उतनी नई बनती हैं। यदि कोशिका के निर्माण की दर कोशिका की मृत्यु के दर से अधिक हो तो ये कैंसर का रूप ले लेती है, यानी कि इतना ज़्यादा निर्माण हो रहा है कि मृत्यु कम हो रही है और निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है कोशिकाओं का, तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। विभिन्न बाह्य कारक जैसे जैविक, भौतिक, रासायनिक, ये सब कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। सभी प्रकार के कैंसर का उपचार संभव है यदि इनके गुणन दर को नियंत्रित कर लिया जाए। तो डेवलपमेंट के समय ही हम इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियोलॉजी प्रजनन विधि से संबंधित होती है। इसके द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या संतान विहीन दंपति को संतान सुख की प्राप्ति संभव हो सकती है। आजकल आधुनिक तकनीक के द्वारा हार्मोन का इंजेक्शन देकर ओव्यूलेशन को बढ़ाया जाता है। इस घटना को सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1979 में एक गाय में सुपर ओव्यूलेशन कराया गया। अंडाणु को निषेचित करा के भ्रूण को पृथक करके दूसरी गाय में प्रतिरोपित किया गया। इस विधि द्वारा एक ही गाय के द्वारा 89 बच्चे 1 वर्ष में प्राप्त किए गए। तो इस प्रकार जिन पेरेंट्स के संतान नहीं होती या जिन मनुष्यों के संतान नहीं होती, उनमें जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा उनको हम संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। इसके अलावा एजिंग, आयु या समय के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन एजिंग कहलाते हैं। ये पाया गया है कि तीव्र विभाजित होने वाली कोशिका अविभेदित या कम विभेदित कोशिकाओं में जलन का प्रभाव कम प्रदर्शित होता है। जिन कोशिकाओं में विभाजन तीव्रता से होता रहता है उनमें एजिंग कम होती है, और जिनमें विभेदन की क्रिया धीरे पड़ जाती है उनमें एजिंग जल्दी होता है। जबकि विशिष्ट कोशिकाओं में विभेदित कोशिकाओं या विभाजित न होने वाली कोशिकाओं से इसका प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर
होता है। अतः एजिंग से संबंधित विभिन्न पहलू हम एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा हल कर सकते हैं। इसके पश्चात है क्लोनिंग। इस टेक्निक के द्वारा प्राणी की हूबहू प्रतिलिपि निर्मित की जा सकती है, जिसमें हम प्राणी जो है ऐसे के ऐसे हम उसका क्लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में वयस्क प्राणी की कोशिका के केंद्र को माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा जनन कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार विभेदित केंद्रक को अविभेदित कोशिका के माध्यम द्वारा किया जाता है। तो क्लोनिंग के द्वारा हम किसी भी प्राणी की हूबहू प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।